नबील अब जवान हो चुका है। उसके पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो और उसकी माँ अपने चाचा सलीम अहमद के घर रह रहे हैं। चाचा के घर एक बड़ा पारिवारिक जलसा चल रहा है। नबील ने खाने में एक ऐसी खास चीज बनाई है जिसे उसने खुद सोचा था, अपने अंदाज में, अपने हाथों से। मेहमानों ने जब उसे छका तो तारीफों के पुल बांध दिए। वो सलीम के पास गए और बोले, ये खाना बनाने वाले का नाम क्या है? इसका हाथ तो कमाल का है, जरा मिलवाइए, हम इसे इनाम देना चाहते हैं। सलीम ने मुस्कुराते हुए किसी और आदमी को आगे कर दिया और कहा कि खाना उसी ने बनाया है। नबील ये सब देख रहा था, उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन वो कुछ बोल न सका। जलसा खत्म होने के बाद नबील ने चाचा से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? सलीम ने साफ लफ्जों में जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे भतीजे को हलवाई समझें। यह काम हमारे खानदान में नहीं होता। नबील ने कहा, चाचा मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं हलवाई बनना चाहता हूँ। सलीम की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यही काम करना है तो तुम और तुम्हारी माँ इस घर और इस रिश्ते से नाता तोड़ लो। माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नबील का दिल टूट चुका था। वो घर छोड़कर चला गया। अगले दिन माँ की मिन्नतों के बाद नबील ने एक मिठाई की दुकान में काम शुरू कर दिया। दुकान के मालिक का नाम था हाजी करीम बख्श। बेहद घमंडी, सख्त मिजाज और बेरहम इंसान था। दुकान में 2 और कारीगर काम करते थे, रफीकन और जावेद। नबील उनके साथ काम करके बहुत खुश था, लेकिन हाजी करीम ने उसे मिठाई बनाने की इजाजत नहीं दी। उसका काम सिर्फ मदद करना और ग्राहकों को संभालना था। एक दिन नबील ने जावेद को एक मिठाई बनाते देखा। उसने कहा, अगर इसमें किशमिश डाल दो तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। जावेद ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन रफीकन ने नबील का साथ देते हुए कहा, एक बार करके तो देखो नबील। उसी दिन दुकान में एक लड़की भागती हुई दाखिल हुई। वो खूबसूरत, चंचल और शरारती थी। उसका नाम था महनूर फातिमा। सब उसे प्यार से नूर कहकर बुलाते थे। वो जल्दी से एक लकड़ी के रैक के पीछे छुप गई। नबील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? किरण बोली, मैं अपने भाई से छुपन छुपाई खेल रही हूँ। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, मैं मेहमान हूँ, अपनी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई खिलाऊं। नबील उत्साह में एक एक करके मिठाइयां लाता रहा। किरण हर मिठाई चखती और हर बार मुंह बनाकर कहती, नहीं ये भी अच्छी नहीं है, लेकिन असल में यह उसका नाटक था। वो मुफ्त में मिठाइयां खाने का बहाना ढूंढ रही थी। जब नबील उसके भाई को ढूंढने के लिए बाहर गया तो किरण चुपचाप दुकान से निकल गई। कुछ देर बाद हाजी करीम दुकान पर पहुंचा। उसे पता चला कि एक लड़की 16 मिठाइयां खाकर चली गई है और एक पैसा भी नहीं देकर गई। वो गुस्से से चिल्लाया, जाओ और उससे पैसे लेकर आओ, वरना तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। नबील तुरंत किरण को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी तलाश के बाद उसने उसे अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए देख लिया। जैसे ही किरण की नजर नबील पर पड़ी, वो घबरा कर भागी और अपने घर के अंदर चली गई। नबील भी उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। उसने किरण की माँ को पूरी बात बताई। माँ ने तुरंत किरण को डांटा और मिठाइयों के पैसे दिलवा दिए। नबील खुशी खुशी वापस जाने लगा, लेकिन तभी किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शरारत में उसके हाथ पर दांत काटा, पैसे वापस छीन ली और बोली, मिठाइयां अच्छी नहीं थी। फिर कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है पैसे दूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए एक मिठाई बनाकर दिखाओ। नबील ने हैरानी से पूछा, कैसी मिठाई? किरण ने आंखें बंद करके जैसे उसकी तस्वीर बनाई और बोली, सफेद हो, बिल्कुल गोल हो और मुंह में रखते ही घुल जाए। फिर मुस्कुराकर बोली, उसका नाम होगा रसगुल्ला। नबील की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन नबील ने रफीकर से छेना और चीनी मांगी और रसगुल्ला बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने छेने के छोटे छोटे गोले बनाए, लेकिन जैसे ही उन्हें पकाने की कोशिश की, सारे गोले टूट गए। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी नाकाम रहा। दोपहर के समय हाजी करीम दुकान पर पहुंचा। उसने बर्बाद होता सामान देखा तो आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, इतना कीमती सामान बर्बाद कर रहे हो? नबील ने समझाने की कोशिश की, मैं एक नई मिठाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाजी करीम ने उसकी एक न सुनी। उसने गुस्से में नबील को थप्पड़ मार दिया। कुछ दिनों बाद नबील एक बड़े से बंगले में पहुंचा। वहाँ की मालकिन ने अपने दामादों के स्वागत के लिए एक खास मिठाई बनाने का ऑर्डर दिया। नबील ने अपनी कल्पना से एक अनोखी मिठाई तैयार की। उसके ऊपर आम का गूदा था और अंदर मीठा रस भरा हुआ था। जब दामादों ने वो मिठाई छकी तो उसकी जमकर तारीफ की, लेकिन जब हाजी करीम को पता चला कि नबील ने उस ऑर्डर के बदले कम पैसे लिए हैं तो वह फिर भड़क उठा। उसने नबील पर दुकान का नुकसान कराने का इल्जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। साथ ही उन पैसों की मांग भी की जो उसके हिसाब से डूब गए थे। नबील की मां ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और किसी तरह वह रकम वापस की। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दौरान चाचा सलीम ने भी फैसला सुना दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि 7 दिनों के अंदर घर खाली करना होगा। नबील ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपनी माँ का हाथ थामा और वह घर छोड़ दिया। माँ और बेटे ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। नबील ने बाजार की लगभग हर दुकान पर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। आखिरकार मजबूरी में उसे कूड़ा उठाने का काम करना पड़ा। माँ ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। एक दिन उसने नबील से कहा, बेटा तुम्हारा मुकद्दर हलवाई बनना है, यही तुम्हारी पहचान है, अपने रास्ते से मत भटको। कुछ समय बाद रफीक नबील के पास एक कारोबारी को लेकर आया। उसका नाम था चांद खान। चांद खान ने नबील की काबिलियत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने नबील को साझेदारी की पेशकश की। नबील ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रफीकत भी उनके साथ शामिल हो गया। अब तीनों मिलकर चांद खान की दुकान पर काम करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ग्राहक अपनी बेटी की शादी के लिए खास मिठाइयों का बड़ा ऑर्डर देकर गया। उसने पेश की रकम भी जमा करवा दी। अगली सुबह जब नबील दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांद खान रातों रात सारा पैसा लेकर फरार हो चुका था। नबील और रफीका को इस धोखे की जरा भी खबर नहीं थी। नबील ने चांद खान को ढूंढना शुरू किया। काफी एक ग्राहक अपनी बेटी की शादी के लिए खास मिठाइयों का बड़ा ऑर्डर देकर गया। उसने पेश की रकम भी जमा करवा दी। अगली सुबह जब नबील दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांद खान रातों रात सारा पैसा लेकर फरार हो चुका था। नबील और रफीका को इस धोखे की जरा भी खबर नहीं थी। नबील ने चांद खान को ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद वह उसे एक शराब खाने में मिला। नबील ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चांद खान ने बेपरवाही से कहा, वो सारे पैसे तो अफीम और नशे में उड़ गए। ये सुनकर नबील की आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं बैठकर रोने लगा। नबील चांद खान को साथ लेकर वापस दुकान पहुंचा और ऑर्डर पूरा करने की तैयारी में लग गया। कुछ देर बाद कोई उससे मिलने आ गया। नबील थोड़ी देर के लिए बाहर जाने लगा तो उसने चांद खान से कहा, चाशनी का ध्यान रखना, लेकिन उसी दौरान चांद खान से बड़ी गलती हो गई। उसकी एक खुराक चाशनी में गिर गई। उसने घबराकर उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। डर की वजह से उसने नबील को कुछ नहीं बताया। अगले दिन नबील ने उसी चाशनी से मिठाइयां तैयार की और शादी में भिजवा दी। शादी में मिठाइयां खाते ही कई मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने गुस्से में नबील को जिम्मेदार ठहराया। उसकी पिटाई हुई और दुकान भी बंद हो गई। यह हादसा नबील को अंदर तक तोड़ गया। वह कई दिनों तक घर में बंद रहा, न किसी से बात करता और न कहीं जाता। उसी शाम उसकी पत्नी किरण उसके पास आई। उसने अपने सारे गहने उतारकर नबील के हाथों में रख दिए और बोली, इन्हें बेच दो और नई शुरुआत करो। दरअसल इस बीच किरण और नबील की शादी हो चुकी थी। किरण के नाना भी मशहूर हलवाई थे, इसलिए उसके
घर से रिश्ता आया था। पहले तो किरण नाराज हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने नबील का नाम सुना उसने तुरंत हाँ कर दी। नबील ने नई दुकान खोली और संयोग ऐसा था कि वह दुकान हाजी करीम की दुकान के बिल्कुल सामने थी। 1 साल गुजर गया लेकिन दुकान ठीक से नहीं चली। ग्राहक कम आते थे और आमदनी लगभग न के बराबर थी। फिर भी नबील लगातार रसगुल्ला बनाने की कोशिश करता रहा। हर बार नाकामी हाथ लगती। एक दिन किरण परेशान होकर बोल पड़ी, घर कर्ज में डूबा हुआ है, दुकान चल नहीं रही और तुम्हें बस उसी एक मिठाई की पड़ी है। ये बात नबील के दिल पर लग गई। वह चुपचाप दुकान से निकल गया और एक तीर्थयात्री दल के साथ गाने लगा। यात्रा के दौरान वे एक बड़ी हवेली में पहुंचे। हवेली एक विदेशी साहब की थी जिनका नाम पाओलो डी कोस्टा था। उन्होंने नबील की आवाज सुनी और उसकी बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने नबील को एक बेहद मुलायम केक खिलाया। जैसे ही केक नबील के मुंह में गया वह उसकी नरमी महसूस करके हैरान रह गया। उसी पल उसके दिमाग में एक नई सोच चमकी। उसने पाओलो से पूछा, ये इतना मुलायम कैसे बनता है? पाओलो ने उसे विस्तार से समझाया कि नरम छेना कैसे तैयार किया जाता है। नबील को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। वह उसी शाम घर लौट आया। उसने अपनी माँ और किरण से माफी मांगी। फिर रफीक को बुलाया और पाओलो की बताई हुई तरकीब से नरम छेना तैयार करना शुरू किया। इस बार कुछ अलग हुआ। गोले टूटे नहीं, वो सही आकार में बने रहे और आखिरकार रसगुल्ला बन गया। नबील की बरसों की मेहनत सफल हो गई। वह किरण को उसी जगह लेकर गया जहाँ वे पहली बार मिले थे। उसने अपने हाथों से किरण को रसगुल्ला खिलाया। किरण ने एक और लिया। कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल यही चाहिए था, सफेद गोल और मुंह में रखते ही घुल जाने वाला। अगले दिन नबील ने रसगुल्ले दुकान में सजा कर रख दिए, लेकिन घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आया। फिर एक पिता और उसका छोटा बेटा वहाँ रुके। बेटे को प्यास लगी थी, उसने पानी मांगा। नबील मुस्कुराया और बोला, पानी बाद में पीना, पहले यह छक्कर देखो। बेटे ने रसगुल्ला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसके पिता ने भी रसगुल्ला छका। कुछ ही मिनटों में उन्होंने दुकान के सारे रसगुल्ले खरीद लिए। यहीं से नबील की किस्मत बदल गई। धीरे धीरे पूरे शहर में रसगुल्ले की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी मिठाई खाने आने लगे। नबील उन सभी लोगों के पास खुद गया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। उसने उन्हें अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाए और जो कारीगर उससे सीखना चाहते थे उन्हें उसने बिना किसी लालच के पूरी विधि सिखा दी। लेकिन हाजी करीम ये सब देखकर जलने लगा। उसने एक चाल चली। उसने पेटेंट अधिकारी अमृतलाल मलिक को बुलाया और कहा, रसगुल्ले का पेटेंट मेरे नाम करवा दीजिए। जब अमृतलाल के सामने रसगुल्ला पेश किया गया तो वहाँ मौजूद एक नौकर ने धीरे से कहा, हुजूर ये मिठाई नबील ने बनाई है। ये सुनते ही अमृतलाल उठ खड़े हुए। वह सीधे किरण के पास पहुंचे और बोले, अगर पेटेंट नहीं करवाया तो कोई और इसका दावा कर देगा। किरण ने यह बात नबील को बताई, लेकिन नबील ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, खाना किसी एक इंसान की जागीर नहीं होता, यह सबके लिए है। इस बात पर किरण नाराज हो गई और अपनी माँ के घर चली गई। समय गुजरता रहा। एक दिन नबील खुद हाजी करीम की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में रसगुल्लों का डिब्बा था। हाजी करीम ने पहले लेने से इनकार कर दिया, लेकिन नबील के बार बार कहने पर उसने एक रसगुल्ला खा लिया। जैसे ही रसगुल्ला उसके मुंह में घुला उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, नबील मुझे माफ कर दो। नबील मुस्कुराया और बोला, माफी की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद दुकान पर एक फटेहाल भिखारी आया। उसने खाने के लिए कुछ मांगा। नबील उसे अंदर ले गया और इज्जत से खाना खिलाया। जब उसने उस आदमी का चेहरा गौर से देखा तो हैरान रह गया। वह चांद खान था, वही आदमी जो वाले हादसे के बाद भाग गया था। चांद खान फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, नबील उस रात चाशनी में मैंने ही गिराई थी, मैं डर गया था इसलिए भाग गया। नबील कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और न नफरत। तभी उसे उस रात बनी मिठाई याद आई। उसका स्वाद बाकी मिठाइयों से अलग था। उसी मिठाई को नबील ने नया नाम दिया, वैकुंठ भोग। चांद खान के असली नाम वैकुंठ गांगुली की याद में। इसके बाद नबील किरण की माँ के घर पहुंचा। उसके हाथ में वैकुंठ भोग का डिब्बा था। किरण ने पहले उससे बात नहीं की। नबील ने बिना कुछ कहे मिठाई उसके सामने रख दी। किरण ने एक टुकड़ा खाया। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने नबील की तरफ देखा और सब गिले शिकवे भुला दिए। फिल्म के आखिरी पल में किरण मुस्कुरा कर पूछती है, वैकुंठ भोग में आखिर डालते क्या हो? नबील भी मुस्कुरा देता है, फिर धीरे से कहता है, इसमें कोई खास चीज नहीं डालता, ये सिर्फ मोहब्बत से बनती है। और इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।